बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो थ्रू आउट ज़ाहिर है जो इस वक्त मुल्क में सिचुएशन है उसी के हवाले से आज भी सेगमेंट बाकायदा बल्कि शो का आगाज़ करते हैं, और वो ये है कि पंजाब में बिलखुसूस अगर हम तारीख़ी हवाले से बात करें तो बदतरीन सैलाब का इस वक्त सामना है। और तारीखें कुछ दी गई हैं क्योंकि अब सैलाब बहता बहता सिंध की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन ज़रा शुरुआत करते हैं पंजाब से ही। तो भारत से भी जो पानी छोड़ा जाता है वो भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा वर्सन कर देता है। तो भारत से आने वाले नए सैलाबी रेले से पंजाब में सैलाब की सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक होती हुई हमें नज़र आ रही है। हेड मराला, रावी साइफन और हेड खानिकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह बंद पर पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। कसूर, मुजफ्फरगढ़, चिश्तियाँ, रंगपुर, बहावलनगर और दीगर कई अजला में मजीद दर्जनों आबादियाँ पानी में डूब गई हैं, जबकि बड़े रेले पंचतन की जानिब बढ़ रहे हैं। और कसूर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां रुकने का नाम नहीं ले रही। कोटली फतेह मोहम्मद के कई गांव से रेयाब आए हैं। सरगोदा की तहसील है कोट मोहम्मद, वहाँ पे दरिया चनाब का पानी देहात में तबाहियाँ फैलाई। उस देहात में दरिया चनाब ने मुजफ्फरगढ़ का हुलिया ही बिगाड़ दिया। शहर ने नए दरिया का रूप धार लिया। ये आप देखें कि शहर और देहात पानी की नज़र हो गए। बहावल नगर की बात की जाए तो सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ना थी। दरियाए सतलुज के रेले ने तबाही मचाई। चिश्तिया के मकाम पर पानी के तेज़ बहाव से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार करता गया। अच्छा, बस्ती इमाम शाह का बंद टूटने से फिर सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरे आब आई। और हम ये देख रहे हैं गुजरात की, हम आपको कल बात बता रहे थे, अब 20 घंटे के अंदर गुजरात में तकरीबन 520 या 510 के अराउंड गालिबन बारिश रिकॉर्ड की गई है मिलीमीटर। और आप ये देखें कि वहाँ पर कुछ सैलाबी सूरत हाल है, दूसरा वहाँ पर बारिश हो रही है। तो उस हवाले से भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। बताया ये जा रहा है कि अगले 3 दिन के अंदर 3 दिन तक ये जो पानी है ये हेड पंजनत के मकाम पर सिंध में दाखिल हो जाएगा। अच्छा, सिंध में ये कहा जा रहा है कि कच्चे का जो इलाका है ज़ाहिर है वो इसके ज़ेरे असर आ सकता है, और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि पूरे का पूरा जो कच्चे का इलाका है वो डूब सकता है। इसी के पेश नज़र तमाम तर जो कहते हैं ना पहले से ही मेजर्स ले लिए गए, इवैक्यूएट करा लिया गया। लेकिन अभी भी ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे गांव देहात होंगे जहां पर आबादी मौजूद होगी। और दूसरे वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि अगर 9 लाख क्यूसिक से कम पानी अगर आता है तो वो मैनेजेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा आता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 10 या 13 लाख हो, तो फिर सूरत हाल जो है मुश्किल हो सकती है। लेकिन लम्हा ब लम्हा चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है अब ऐसे में जब हम यहाँ पर अपने मुल्क में बैठकर हमारी तमाम तरह इंतज़ामिया इदारे मिलकर चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पर बंद जो है उसको जो है टूटने का खदशा है, तो कहीं पर सड़कें बह गई हैं, कहीं से लोगों को इवैक्यूएट करना है, कहीं पर इमदाद पहुँचानी है। ऐसे में अगर भारत की जानिब से पानी का रेला छोड़ा जाए तो फिर आप समझें कि क्या सूरत हाल बन सकती है। तो ये पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। अब देखते हैं जी, सिंध में आज गालिबन 5 सितंबर है, कल 6 है, 5 से 7 तारीख दी गई है कि इस दौरान में सिंध की तरफ ये रुख करेगा। और इसमें 3 दरिया आकर मर्ज हो रहे हैं दरियाए सिंध में। तो यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी वो ज़ाहिर है देखने वाली। अच्छा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। बहुत से लोगों को, बहुत सी आबादियों को, बहुत पूरे देहात को एवैक्यूएट कर दिया गया है, सेफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हम कच्चे की अगर बात करें, सिंध की जब हम बात करते हैं कि जब पानी सिंध में आएगा तो कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा है, तो वहाँ से भी काफ़ी हज़ारों के हिसाब से लोगों को एवैक्यूएट करवा लिया गया है। कच्चे के मसाइल भी हैं कुछ, जहाँ पर उस तरीके से एवैक्यूएशन भी नहीं करवाई जा सकती, मुंतकिली भी नहीं कराना थोड़ा सा मुश्किल है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर सिंध में। बट कमिंग बैक टू भारत, व्हाट भारत डिड, इस वक्त वहाँ पर गोदी मीडिया मॉक कर रहा है पाकिस्तान में तमाम सैलाबी सूरत हाल को, उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे बढ़ के। इस वक्त हमारे साथ मुल्तान से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मिर्ज़ा अहमद अली और जंग से कमर ज़मान मौजूद हैं। तो इन दोनों की तरफ पहले ज़रा रुख करते हैं और सूरत हाल जानते हैं। तो मुल्तान की सूरत हाल जानते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। मिर्ज़ा अहमद अली बताइएगा, ज़ाहिर रोज़ाना की बुनियाद पर आप हमें अपडेट्स फराहम करते हैं, आज क्या हालात हैं मुल्तान में? जी बिल्कुल, मुल्तान में गरेवाला के मकाम पर अकबर फलत बंद में गुज़िश्ता रात से पानी की सतह में कमी वाक़ हुई है। कल जो है पानी की सतह 414 फीट थी। महकमा आबपाशी की गेज के मुताबिक आज कम होकर 413.90 फुट जो है वो रह गई है,
ضلع انتظامیہ کے مطابق آئندہ آنے والے 12 گھنٹوں میں مزید پانی کم ہوگا اور پانی میں مسلسل کمی کی وجہ سے بند نہ توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم بستی لنگڑیال میں موجود ہیں فلڈ ریلیف کیمپ میں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ ملتان شہر میں 28 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، جن میں تقریباً 5000 سے زائد افراد، 2500 کے قریب خاندان جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ اس وقت پیچھے آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو یہ ایک بچوں کے لیے اسکول لگایا گیا ہے، جو ہر فلڈ ریلیف کیمپ میں اسکول لگایا گیا ہے، یہاں جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ان کو اسکول کے لیے ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مسلسل جو ہے خیموں میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں کو ایویکیویٹ کیا جا رہا ہے، جو لوگ پہلے اٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان کو بھی خیمہ بستیوں میں بسایا جا رہا ہے۔ ان خیمہ بستیوں میں جو ہے لوگوں کو میڈیکل کی سہولت دی جا رہی ہے، جانوروں کے لیے ان کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے، ونڈا بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ 3 وقت کا جو ہے کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ملتان شہر کے 28 فلڈ کیمپوں میں ضلع انتظامیہ کے مطابق بہتر سے بہتر سہولت جو ہے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اور بچوں کے لیے یہاں پر پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے، جبکہ واش رومز کی سہولت بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان کے جو شہری آبادی کے قریب علاقے ہیں جو پانی سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو بالکل خالی کرا لیے گئے اور وہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں میں پانی کی سطح چیز اور مزید کم ہو بتائیے جائے گی۔ گا، آپ نے کہا اتنی سہولیات دی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور ایک بڑا مشکل کام بھی ہے جو کہ انتظامیہ کر بھی رہی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز کی بھی ظاہر ضرورت ہوگی، جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میڈیکل ٹیمز یہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، محکمہ صحت کی جانب سے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر جن کو بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ کیمپ پر چلے جاتے ہیں یا ہر روز صبح کے اوقات میں جو لیڈیز ہیلتھ ورکر ہیں وہ خیمہ ٹو خیمہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں اور حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ بھی بچوں کو لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ اب پانی آنے کے بعد جو ہے جلدی امراض کے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق تمام فلڈ ریلیف کیمپ پر جلدی امراض اور سنیک بائٹ کی جو ویکسین ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ ادویات کی یہاں کمی نہیں ہے۔ 24/7 جو ہے یہاں پر یعنی کہ ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی اور میل ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں جو سیلاب متاثرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا مرزا احمد علی، ایک اور بات بتائے گا کہ جن جانوروں کو ریسکیو کیا گیا، ان کو ایویکیویٹ کروایا گیا، ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کے چارے کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں ان سے کچھ دور جو ہے یہ لگائے گئے ہیں، یعنی کہ ہر علاقے کے 7 فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے۔ ایک جگہ تو وہ ہے جہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ ہے جہاں یعنی کہ سیلاب متاثرین رہ رہے ہیں، اور اس سے کچھ فاصلے پر جو ہے کھلی جگہ دی گئی ہے جہاں جانوروں کو باندھا گیا ہے۔ ان کے لیے جو ہے یہاں پر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے یہاں پر ڈاکٹر بھی ڈپیوٹ ہیں جو جانوروں کو چیک کرتے ہیں، ان کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے، ونڈا بھی دیا جا رہا ہے اور جو جانور بیمار ہیں ان کو ویکسینیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے قمر زمان، آپ ساتھ رہیے گا، ہم ذرا جھنگ کا رخ کر لیتے ہیں۔ جھنگ میں دریائے چناب کا ریلا آبادیوں میں تباہی مچانے کے بعد اب دربار حضرت سلطان باہو کے قریب حفاظتی بند کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ پانی کی شدت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ہمیں اپڈیٹ کریں تازہ ترین صورتحال سے قمر زمان۔ قمر بتائے گا کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت جنگ میں ہیڈ تریمو پر 3,31,695 کیوسیک جو ہے پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ 3-4 سے، لیکن اس کے بعد جو نیا جو ایک ریلا آ رہا ہے وہ چنیوٹ سے 5.5 لاکھ کیوسیک کا ہے، جس میں سے بڑی مقدار میں پانی جو ہے اس وقت جنگ کے چنڈ پل پر پہنچ چکا ہے، جو اس کے بعد تریمو ہیڈ کی طرف آئے گا۔ ریلیف کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس وقت میں گڑھ موڑ میں بوائز اسکول میں موجود ریلیف کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر متاثرین موجود ہیں۔ یہاں پر ان کو خیمے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ویٹرنری جو عملہ ہے وہ بھی موجود ہے، جبکہ دیگر جو ہے یہاں پر متاثرین کے علاج کے لیے، چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے، امراض کے علاج کے لیے بھی یہاں پر عملہ موجود ہے طبی۔ اس کے ساتھ اسی اسکول میں جو اسکول کے دوسری سائڈ ہے وہاں پر ان جو متاثرین ہیں ان کے مویشیوں کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں تم؟ چاول مل رہے ہیں 3 ٹائم، ناشتہ نہیں، بچے تو دودھ نہیں مل رہا، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا ہے۔ پھر مکان ڈھائے گئے ہیں، پھر مکان کوئی روٹی ٹکر ہونا چاہیے اور کے دیواں دینا بندہ۔ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ نا ادھر رہنا چاہتے ہیں، کچھ سہولت نہیں دے رہے، اور تیسرا چوتھا دن چاول دے رہے ہیں۔ ہم لوگ ادھر بہت ذلیل ہیں تو ہمیں سہولت نہیں دیتے۔ جی کیا کیا سہولت؟
कमर हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं और ज़ाहिर है वहाँ पर मसाइल भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ज़ाहिर है इतनी अच्छे इंतज़ामात के बावजूद भी मुश्किलात तो हैं जिससे नंबरदाज़मा होने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं जो माल मवेशी हैं, ख़ास तौर पर मवेशियों के लिए मतलूबा तादाद में जो चारा है वो भी उस तरीके से मैसर नहीं हो पा रहा कुछ इलाकों में। तो कमर ज़रा हमें बताइएगा, अब ज़ाहिर है मसले तो होंगे, इन मसलों को केटर करने के लिए भी बाकायदा वहाँ पर टीम्स मौजूद हैं कि ताकि लोगों के मसाइल सुने और अकॉर्डिंगली उसको फिर देखा जाए। बिल्कुल, ये इस हवाले से जो है मॉनिटरिंग भी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर जंग जो है वो आज खुद जो है मुख्तलिफ ये जो रिलीफ कैंप है वहाँ का विजिट भी करते हैं, वहाँ पर जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करके इम्प्लीमेंट उनको हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ जिस वक्त मैं इस रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो काश्तकार भाई हमारे आते हैं उनका ये कहना है कि जो चारा और वंडा है आज अभी तक नहीं पहुँच सका, जबकि 4 शनाख्ती कार्ड पर जो है चारा जो फराहम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर रिलीफ कैंपों में दीगर सहूलतें हैं, टेंट दिए गए हैं, लेकिन मुतासिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी भी है, पंखे भी फराहम किए जाएँ। इसके अलावा 3 टाइम सिर्फ चावल दिए जाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको रोटी और सालन भी फराहम किया जाए। दीगर जो अगर रिलीफ की बात की जाए तो सैलाब से ज़िला जंग के 285 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए हैं, जिनमें तहसील जंग के 139, 18 हज़ारी के 37, शोरकोट के 44 और तहसील अहमदपुर सियाल जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ के 65 देहात डूबे हैं। मजमूई तौर पर ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से 3,66,000 अफराद को अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 ऑपरेशन जारी है। कमर जमान हमें अपडेट करे थे जंग से, और मिर्ज़ा अहमद मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तरह सिचुएशन से हमें अपडेट करे थे। तो सिचुएशन एट हैंड ये है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड एक सिचुएशन आई, कुदरती आफत थी जिसको किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था और लाखों की तादाद में आबादी है। तो देन अगेन हमें कहीं लूप होल्स नज़र आ रहे हैं इंतजामात के अंदर, फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर, बट द सिचुएशन इज़ टू सम एक्सटेंट अब ये है कि पानी सिंध की तरफ आ रहा है, तो पीछे तबाही मचाता हुआ सिंध की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ पर सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। बेहतरी की तरफ जाते हम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। दरिया सतलज में भारत की जानिब से अब जो पानी का एक नया रेला छोड़ा गया है, मजीद जो पानी छोड़ा गया है, इससे समझे 37 साल बाद आने वाले बदतरीन सैलाब की तबाकारियाँ मजीद तेज़ हो गई हैं। और बहावल नगर में बस्ती बहावन शाह बाईपास चौक के करीब सैलाबी रेले ने सेम नाले का बंद तोड़ दिया है। तो सैलाबी पानी जो है अब ये करीबी आबादियों में जा रहा है, वहाँ से गुजरकर बहावल नगर को मुल्क भर से मिलाने वाली जो मेन शाहरा है उसके करीब पहुंच गया है। सो मेन शाहरा और रनवे ज़ेरे आब आने से बहावल नगर को मुल्क के दीगर अज़ला से मिलाने वाले जो मेन आर्टरीज हैं या जो मेन रास्ते हैं वो फिर मुनक़ता हो गए हैं। तो ज़ाहिर है एक लोगों को वहाँ से ले जाना लाना ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इस हवाले से मज़ीद हमें बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी, बताइएगा। दरिया सतलुज में 37 साल बाद आने वाले बदतरीन बड़े सैलाब ने ज़िला बहावल नगर में भी बड़ी तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावल नगर की मेन जो शाहरा है, पूरे मुल्क को बहावल नगर के साथ लिंक करती है, आरिफ वाला रोड पर। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि पानी जो है आबादियों फसलों से होता हुआ मेन शाहरा के साथ आग लग चुका है और ज़मीनी कटाव भी शुरू हो चुका है। और मज़ीद अगर पानी इसी तरह आगे बढ़ा तो ये मेन शाहरा भी जो है और रनवे बह जाएगी। हमारे साथ यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, मैं इनसे बात करेंगे वो क्या है। अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त है कि हमें फ़ौरन इसका जो ना ये बांध दिया जाए या पानी बंद किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे आपने इलाका मकीन की बात सुनी कि पानी उनके घरों तक पहुंच गया और अब ये मेन शाहरा जो है वो पानी की जद में आ चुकी है। अगर ये मेन शाहरा जो टूट गई तो बहावल नगर का जो राब्ता है दीगर इजला के साथ जो है मुनक़ता हो जाएगा। जी अच्छा, अब जिस तरह ये बताए थे हमारे रिपोर्टर, आपको पता है कि दरियाए रावी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 38 साल बाद तारीख़ इतना बड़ा सैलाब आया और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी रावी के अंदर भी पानी आएगा। तो दरियाए रावी का हेड सिदनाई से गुजरने वाला जो सैलाबी रेला है वो तबाही मचा रहा है। अब हो क्या रहा है कि हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं, बस्तियाँ ज़ेरे आब आ रही हैं। माई सुफूरा के मकाम से बंद टूटने से अब मज़ीद दर्जनों देहात जो हैं इर्द गिर्द के गिरदो नवाह के वो ज़ेरे आब आए हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन से ज़ायद देहात भी पानी की नज़र हुए हैं। अपडेट्स हम इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद बताएगा क्या करंट अपडेट्स हैं। रावी में आने वाला सैलाब इस वक्त हेड सदराई के मकाम से गुजर रहा है, जहां पर सैलाब इंतहाई ऊंचे दर्जे का बताया जा रहा है। और यहां पर माई सफूरा के मकाम पर मैं मौजूद हूं, जहां पर 3 कट लगाकर बन को उड़ाया गया था। बड़ी मिकदार में पानी जो है तरखाना की तरफ रवा दवा है, जहां पर दर्जनों जो देहात हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। कोई 15-16 ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ
तहसील इंतजामिया कोई नहीं पहुंचे, साड़ी कोई नहीं सुनता पिया। लिहाजा मेहरबानी की जाए, साड़ी कोई सपोर्ट की जाए जिस तरह की कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहबान आए, उन्हें आख्या अस दिरखाना बाहर के कैंप ला दिते हैं, असी उन्होंने दवाइयां दे रहे हैं, असी उन्होंने डंगरों वास्ते चारा दे रहे हैं। लिहाजा सब झूठ बोलिया, इन्हें आन के चेक करो साढ़े कोल कित्थे कैंप लगे होना, सब मजलूम है, साड़ी आवाज़ सुनी जाए। यहाँ पर मुतासरीन का कहना है कि दरियाई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन बंद तोड़कर जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मुतासरीन जो हैं बेयारो मददगार हैं। पीर महल के अलावा खानेवाल के इलाके में आने वाले देहात भी जो शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ का काम शुरू किया जाए। और हम ये हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से बदतरीन सैलाब और बारिशों की सूरत हाल से इस वक्त नबरदाज़मा है, और ये सिलसिला आगे आने वाले सालों में भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई और अभी एक्सटेंडेड सीज़न चल रहा है, यानी कि सितंबर में हम दाखिल हो गए, 9th स्पेल है। समझ रहे थे हम कि जो 8वां स्पेल होगा वो आखिरी स्पेल होगा, लेकिन अभी महकमा मौसमियात NDM में तमाम तरह इदारे बता रहे हैं कि अभी मज़ीद 2 स्पेल आ सकते हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ऐसी है कि जिसके लिए कहते हैं ना पूरा मुल्क इस वक्त कोशिशें कर रहा है, और हमें अब बहुत सारे ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा किया जा सके जो इन बारिशों को सह सके, और जो सैलाबी जो आबी गुजरगाहें जो दरिया हैं वहाँ पर खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सदफ, ये चीज़ तो हमने इस साल सीख ली है ना, ये चीज़ तो हमने सवात से लेकर अब सिंध तक हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि आबी गुजरगाहों के रास्ते में सोसाइटीज़ और इलीगल कंस्ट्रक्शंस और घर और रेस्टोरेंट्स पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। अब जब पानी वापस आया अपनी जगह रिक्लेम करने के लिए तो पानी की नज़र जो सामने जो आया वो उसको बहा ले गया। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ हमने जिस तरह देखा कि टिम्बर माफिया एक्सपोज हुआ इस तमाम तरह सूरत हाल में। KP के अंदर जब पानी आया तो जो पानी के रिवर बेड के अंदर जो छुपाई हुई थी लकड़ियाँ वो निकल के सामने आई, वो उठ के सामने आई, और जिस तरीके से एक्सपोज हुआ टिम्बर माफिया एंड द फैक्ट दैट के डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं मैस लेवल के ऊपर, और डिफॉरेस्टेशन करके दरख्त काट रहे हैं, हमारा जंगल कवर 5% है एवरी ईयर। ये डिफॉरेस्टेशन ही है ना, वरना तो ये पानी को भी रोके। ये रुकावटें होती हैं पानी के लिए, लेकिन पानी जिस तसलसल के साथ बह रहा है, जो रुख इख्तियार कर रहा है, इसलिए कि रास्ते में वो रुकावटें नहीं है। फिर डैम्स के ऊपर बड़ी बहस हो रही है। हमारे सियासतदान बड़े दावे करते हैं जब वो हुकूमत में नहीं होते कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब हुकूमत में आते हैं तो फिर उनकी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। इन मसाइल पर बात नहीं होती क्योंकि डैम बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, तो उसकी प्लानिंग में भी साल लग सकते हैं। अगर आज से हम शुरू नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या करेंगे, और हर साल सूरत हाल इसी की तरह वर्स होती जा रही है। और ये बात हम हर साल करते हैं, मतलब कि अगर इस साल हम कुछ नहीं करेंगे तो अगले 10-15 सालों में हमारे पास पानी को स्टोर करने की जगह नहीं होगी, पानी तबाही मचाएगा। ये हर साल मानसून के सीजन में डैम्स की बात होती है। द थिंग इज वी नीड शॉर्ट टर्म प्लान। हमारा इस वक्त शॉर्ट टर्म प्लान क्या है हमारे पास? द शॉर्ट टर्म प्लान इज कि हमारे पास जो एक्सेसिव वाटर आ रहा है इसको हमने कैसे स्टोर करना है। अगर हम नहीं स्टोर कर पा रहे तो इसको ग्राउंड में वापस रिचार्ज करें, कम्युनिटी लेवल के ऊपर और इंडिविजुअली भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम पे ये जिम्मेदारी आयद हो रही है कि हम इस पानी को एक्सेसिव वाटर है ना इसको वापस ग्राउंड में रिचार्ज करें। कराची के अंदर इतनी बोरिंग हुई है, अगर कराची की बात की जाए तो ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो और नीचे होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। तो अगर इस पानी को हम वापस रिचार्ज करेंगे तो देन अगेन पानी की ज़ेरे ज़मीन जो पानी की सतह है वो बुलंद होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आप, और इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म भी करें, लॉन्ग टर्म भी करें, दोनों साइड बाय साइड हो सकती है, काम होना इस पर ज़रूरी है। अच्छा जी, जब हम बात करें तो जैसे कि अभी हमारे नुमाइंदगान जो बता रहे थे कि खैमा बस्तियाँ बन गई हैं, लोगों की देखभाल की जा रही है, ख़ास तौर पे उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मेडिकल टीम्स भी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो हर खैमे में जाकर बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर हाल अहवाल पूछ रही हैं। तो आलमी इदारा सेहत ने सैलाब ज़दा इलाकों में हैज़ा फैलने का अलर्ट जारी कर दिया है। अब आप सोचें कि सिचुएशन क्या है। गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब से जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जी हैज़ा इसहाल की बीमारियों ने सर उठा लिया है। अब ज़िला स्तोर की अगर मैं सिर्फ बात कर लूँ तो पानी भी आलूदा हो गया है, उसको पीने से सैकड़ों अफराद मुतासर हुए, जबकि 750 अफराद
तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। वजारत सेहत ने सैलाब के बाद हैज़ा इसहाल समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने के खदशे की हंगामी हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है। अब एडवाइजरी में शहरियों को बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। तो एडवाइजरी भी जारी है शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की, उसमें हिदायत भी है। आप लोगों से बॉइल्ड पानी पी सकते हैं, लेकिन अब इस तरह की हंगामी सिचुएशन में जो लोग फ्लड कैंप्स में रह रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर बॉइल्ड पानी की सहूलत में असर होगी? भाई जो वहाँ पर लोगों को खाना फराम कर रहे हैं वो ये कोशिश करें कि लोगों का साफ पानी जो है उसकी बॉटल्स जो है या कोई तरीका ऐसा करें, कोई ऐसा सिस्टम करें कि पानी को बॉयल किया जा सके। जो फिल्टर्स होते हैं एटलीस्ट फिल्टर्स नस्ब होने चाहिए किसी जहाँ पर खैमा बस्ती है, जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं और उनके वो कैंप्स लगे हुए, वहाँ पर कोई फिल्टर नस्ब कर देना चाहिए ताकि पूरी कम्युनिटी है। अच्छा बच्चों से, अच्छा ये तो हम हैज़ा की तो बड़ों की बात करें ना, बच्चों की जो गैस्ट्रो की जो मसाइल हैं, बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है बच्चों, और आपको पता है कि आजकल तो वैसे ही मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि अगर बड़ों को हैज़ा इस हाल की बीमारी हो रही है या उसकी सफ़र कर रहे हैं, तो आई एम वेरी वरीड अबाउट द किड्स जो कि फ्लड रिलीफ कैंप्स में हैं। बट देन अगेन एक खुश आइंद बात यह है कि हमें हमारे नुमाइंदगान भी जैसे बता रहे थे कि जो मेडिकल टीम है वो वहाँ पर मुतहरिक है, एंड आफ्टर एवरी आवर आफ्टर सम टाइम वो वहाँ पर दौरा भी करते हैं। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक साहब। थैंक यू सो मच फिराक साहब। बताइएगा किस हद तक ये केसेस रिपोर्ट हो रहा है और कौन सी बीमारियां हैं जिनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान चूँकि फ्लड से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है इस दफ़ा, और 22 जून से अब तक सबसे ज़्यादा सैलाबी तबाहियाँ गिलगित बल्तिस्तान की 10 अजला के अंदर आई हैं। तो अब जो बीमारियों की जो इस तरह आप बात कर रहे हैं, गुज़श्ता दिनों से ये हैज़ा की ही कुछ वसाइल का सामना यहाँ पे रहा है, जिसमें अस्तोर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, और आगे गिदर के इलाका दाइन और रोशन की जो आबादियाँ हैं उधर भी, और जैमर और बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में भी बच्चों में और इलाके में हैज़ा की वबा किसी हद तक देखने को मिली है। इसके बाद तमाम अस्पतालों के अंदर जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो पहले से तो थे नहीं, लेकिन अब जो कि इस सूरत के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने हाजी गुलबर खान साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उसकी हिदायत की रोशनी में वहाँ पर हैज़ा की वबा को रोकने के लिए इकदाम की हिदायत भी की गई है और वसाइल भी फराहम किए जा रहे हैं। फैजुल्लाह फिराक साहब ज़रा बताइएगा कि क्या इंतजाम आप कह रहे हैं कि मसाइल फराहम किए जा रहे हैं, मेडिकल टीम्स जो हैं क्या मुतहरिक हैं इस वक्त, बच्चों की सेहत के हवाले से बताइएगा क्योंकि अभी बदतरीन सैलाबी सूरत हाल हमने देखी जीबी के अंदर भी, बच्चों को किन बीमारियों का सामना हो रहा है और ये जो बड़ों में हैज़ा की बीमारी फैल रही है इनके लिए मेडिकल टीम्स इस वक्त फील्ड में है? जी, जगह जगह पे जो मुतासरा इलाके हैं, जो कैंप है मुतासरीन के, वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मेडिकल टीमें भी तश्कील दी गई है, मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं हुकूमत की तरफ से भी और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। और जो खास कर गिलगित बल्तिस्तान में जो मुतासरा इलाके थे वहाँ पे साफ पानी का बहुत बड़ा इशू था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से साफ पानी की मुहैया इब्तदाई तौर पर उनको तो मिनरल वाटर्स दिए गए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और उसके बाद उसके मुतबादिल के तौर पर ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है कि मुस्तकिल बुनियादों पर जिस तरह फिल्ट्रेशन के प्लांट की बात हो रही है वो साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अब भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ इलाकों में साफ पानी की फराहमी पूरी तरह मुमकिन नहीं हो सकी है। हुकूमत कोशिश कर रही है और वहाँ पर जिस तरह की वबाएँ फूटने लगी है उसके लिए जो इकदाम हैं उसमें मेडिसिन डॉक्टरों की टीमें और मेडिकल कैंप वहाँ पे लगाए गए हैं, और साथ साथ पूरी तरह कोशिश हो रही है कि सुबह भर में उनको साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अच्छा, कुछ अरसे पहले वैसे हमें जीबी से एक पोलियो केस भी रिपोर्ट हुआ था, गालिबन 1 या 2, तो पोलियो की जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो तो नहीं इसमें मुतासर हो रहा, वो उसके क्या सिचुएशन है? हाँ जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है ये जिला जैमर है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो एडिशनल नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है तांगीर, वहाँ से पोलियो केस आया था एक बच्चे का, और ये पहला पोलियो केस वो आया था जिस पर वफाकी हुकूमत ने भी, प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया था, और उसकी पूरी ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो है हमने जांचने की कोशिश की थी, वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी वो वायरस, लेकिन वो उसके कोई वालिद साहब है वो दीगर सूबों में तबलीग की गरज से गए थे सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ से वापसी पर ये ट्रेवल उसकी हिस्ट्री आई थी कि वहाँ पोलियो के केस जो है ना वो आइडेंटिफाई हुई थी। उसके बाद वहाँ पे सबसे बड़ी पोलियो कैंपेन का अभी आगाज़ हमने दियमर के इलाके में खास कर दिया है इसी महीने के आगाज़ से, सितंबर के,
اور مزید صوبہ بھر میں بھی پولیو کمپین کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس کے راستے میں رکاوٹ تو اسی طرح نہیں بن رہی، لیکن البتہ جو سیلابی تباہیاں ہیں اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے. کل بھی داریل کے اندر جو ہے کہ ڈسٹرکٹ ہے ایڈیشنل، وہاں پہ بھی بدترین قسم کی سیلابی تباہی ہوئی ہے. درجنوں گھر منہدم ہوئے ہیں، لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں لوگ اپنے علاقے سے، شہر کی جانب سے. اس لیے مسائل کا سامنا ہے، ریسکیو کا بھی کہیں پہ سامنا مسائل کا ہے، بحالی کے کاموں میں بھی مسائل کا سامنا ہے. اسی طرح چیلنجز صحت کے حوالے سے بھی موجود ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں ان سے لڑنے کی. آپ نے کہا چیلنجز ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن یہ بتائیے گا اب ظاہر ہے علاقے بھی دور دراز ہیں، سیلاب، پھر بارشیں بھی جو ہیں وہ نہیں رک رہی ہیں. ایسے میں اگر کچھ ایسے پیشنٹس ہوں جن کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا ضروری ہو، ان کے لیے انتظامات مکمل ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ بھال کی جا رہی ہے؟ ابھی تک کتنے لوگوں کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، وہ کوئی درجنوں میں نہیں ہے، سینکڑوں افراد ایسے ہیں جن کو ہاسپٹل منتقل کیا جا چکا ہے اور بہت سارے ہسپتالوں میں وہ ایڈمٹ بھی ہیں اس وقت. اس میں بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جو اب بھی شہروں سے کٹے ہوئے ہیں، خاص کر گزر کا علاقہ دائن ہے، 3-4 ہزار کی آبادی ہے. جو برج تھا بہت بڑا 650 فیٹ کا، وہ بہ جانے کے بعد وہاں پہ بوٹس کے ذریعے متبادل کشتیوں کے ذریعے ہم لوگوں کا آمد و رفت یقین رہے تھے، لیکن اب کتنی کشتیاں ان کو پوری ہوں گی؟ سکول کے بچے آ رہے ہیں، مریض آ رہے ہیں، رات کو خواتین، رات کو کشتی وہاں پہ ہوتی نہیں ہے. اب متبادل کے طور پر ہمیں ایک چیلنج ہے. دوسری طرف سے سڑک کو ایکسیس دینے کے لیے پل کو پر بھی کام جاری ہے، اور اس لیے مسائل کا سامنا ہے کہ بہت سارے مریض ایسے ہیں جو ٹائملی آپ جو متعلقہ ہاسپٹلز ہیں ہیڈ کوارٹرز کے اندر، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ان کے ایشوز ہیں، لیکن حکومت پوری طرح ان کے ساتھ لڑ رہی ہے، ایشوز کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، لیکن مسائل موجود ہیں، کوشش کر رہے ہیں ان کو دور کرنے. بالکل. فیض اللہ صاحب، بس لاسٹلی اینڈ کوئکلی جلدی سے یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت کون کون سے علاقے ایسے ہیں جن کا زمینی رابطہ منقطع ہے مین سٹی سے؟ ایک ہے یہ گزر کا علاقہ، دائن کا علاقہ ہے، اس کا رابطہ منقطع ہے. 4 ہزار کی آبادی ہے. ڈیور کے اندر کل جو داریل کے مقام پر جو سیلابی تباہی ہوئی، اس کے بعد ایک برج بہ گیا تھا، سڑک بلاک ہوئی ہے، وہاں پہ بھی بحالی کا کام جاری ہے. وہاں پہ بھی ایکسیس فی الحال نہیں ہے کچھ علاقوں میں، اور اسی طرح یہ 2 علاقے ہیں. باقی سارے علاقوں میں، ہنزا میں بھی بحالی کا کام مکمل ہو چکا ہے، وہاں مدرس جاری ہے، کمیونیکیشن ہے، رابطے سڑکیں بحال ہو چکی ہے. بلتستان کے علاقوں میں بھی رابطہ سڑکیں بحال ہو چکی ہے. گلگت کے دیگر علاقوں میں بھی رابطہ سڑکیں بحال ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیض اللہ فراز صاحب، آپ نے باخبر کے لیے وقت نکالا، اور کافی راستے بحال ہو چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی بھی ان کا راستہ منقطع ہے. جائیں گے چلیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاریاں، خاص طور پر جو پنجاب میں صورتحال ہے. ابھی بھی کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر سیلاب جو ہے وہ اونچے درجے کا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومتی اقدامات کیا ہیں، اس متعلق مزید بات کر لیتے ہیں. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے وہ خود بھی متاثر علاقوں کا کئی بار دورہ بھی کر چکے ہیں اور وہاں پر مصروف بھی ہیں، تو ان سے بات کرتے. ذیشان صاحب ذرا بتائیے گا، اس وقت اگر ہم بات کریں، کیونکہ سیلاب آئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ابھی بھی مختلف علاقوں سے رپورٹ ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے؟ کن علاقوں میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے اور کہاں پر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس وقت تک تقریباً پنجاب میں 3.5 ملین لوگ جو ہے نا سیلاب سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ حکومت پنجاب نے بر وقت جو اپنی ریلیف ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا، اس کی وجہ سے جو نقصانات تھے جو خدا نخواستہ بہت زیادہ ہو سکتے تھے، اس کو منیمم لیول پہ وہ نقصانات ہوئے. جانوں کا ضیاع جو ہے نا وہ بہت منیمم لیول پہ ہوا. ویسے تو ایک جان بھی جو ہے نا بڑی قیمتی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک سیلابی کیفیت تھی، ایک قدرتی آفت تھی، تو اس میں جو میکسیمم حکومت پنجاب کی طرف سے ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. ویجیلنسلی حکومت پنجاب جو ہے ایکٹیولی کام کرتی رہی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی تقریباً مختلف علاقوں میں انہوں نے وزٹ کیا. جہاں جہاں سیلاب آیا وہ خود ہر جگہ پہ گئی ہیں. ان کی ٹیم جو ہیں، ان کے وزراء، ان کے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ ان کی ڈیوٹیز لگی ہیں مختلف علاقوں میں، تو وہاں پہ ان کی پریزنس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ریلیف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف ہم نے فراہم کیا ہے.
لوگوں کو جہاں پہ جو لوگ متاثرین ہیں ان کو تو 100% جو ہے نا وہ ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ہماری کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں, میڈیکل کیمپس اسٹیبلشڈ ہیں. ایون جو سب سے بڑا لوگوں کا مسئلہ تھا اس پورے سیلاب کے اندر, وہ لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہتے تھے. تقریباً 7.5 لاکھ جانور ہم نے ایویکویٹ کرایا اور ان کے چارے کا بندوبست جو ہے نا ہم لوگ کر رہے ہیں تاکہ جانوروں کو کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ہماری تمام جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں اس وقت, ڈپارٹمنٹس گراؤنڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی سیلاب کی جو خطرہ ہے وہ ٹلا اس لیے نہیں ہے کیونکہ محکمہ موسمیات نے 6 سے 9 کے درمیان دوبارہ سے جو ہے نا وہ الرٹ جاری کیا ہے بارشوں کا, اور بارشوں کا سلسلہ ابھی تک رک نہیں رہا. تو ذیشان صاحب ایسے کچھ سٹیٹس آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا انخلا کیا گیا اس وقت فلڈ ریلیفز میں, مجموعی طور پر کتنے لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تقریباً 3.5 ملین سے زائد لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹل افیکٹ ہوئے ہیں. اور تقریباً جن کو ہم نے ایویکویٹ کرایا لوگوں کو, تقریباً وہ کوئی 12.5 لاکھ سے زائد لوگ ہیں جن کو ایویکویٹ کرایا. 7.5 لاکھ سے زائد جانوروں کو جو ہے نا وہ ریسکیو کیا گیا ہے. ہماری اس وقت ٹوٹل تقریباً کوئی 400 کے قریب جو ہے نا میڈیکل کیمپس جو ہے وہ موجود ہیں. تقریباً 450 سے زیادہ جو ہے نا ہمارے ریلیف کیمپس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایون ہمارے جو ویٹرنری کیمپس ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 663 جو ہے نا وہ ہمارے اس وقت موجود ہیں مختلف علاقوں کے اندر. تو ہم نے جو 100% جو افیکٹڈ ایریا سے اس میں لوگوں کا انخلا تو ہم نے کرا دیا. اگر لوگ کہیں پہ موجود ہیں تو وہ سیف مقامات پہ ہیں اس وقت. جو ہمارے کیمپس میں ہم نے ان کو نکال کے رکھا ہے وہ بھی لوگ ہیں, لیکن بہت سے لوگ اپنے گھروں کو واپس بھی جا چکی ہیں. اصل میں دیکھیں نا اس پورے سینیریو کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو بارشوں کا پانی تھا. بارشوں کے پانی کے حوالے سے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب کی تیاریاں تھی, ہم نے اربن فلڈنگ اس طرح نہیں ہونے دی بارشوں کے پانی کے حوالے سے. لیکن جو دریاؤں میں اور نالوں میں سیلاب آیا وہ ابھی سے اس نے بہت زیادہ افیکٹ کیا. اور ابھی بھی جن علاقوں میں پانی موجود ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پانی کا لیول ڈاؤن نہیں ہو رہا نالوں کے اندر. اب میں آپ کو آپ ذرا گجرات کی ہمیں بتا دیں, کیونکہ گجرات میں 525 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تو وہاں نکاسی نہیں ہو سکی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گجرات کا جو ایشو رہا ہے, دیکھیں گجرات میں لاسٹ ایئر بھی وہاں پہ گیا. گجرات کے اندر ایشو یہ تھا کہ وہ ایک پیالہ نما شیپ اس شہر کا ہے. جب بھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو شہر کا جو اندرون ہے ٹوٹلی سارا ڈوب جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ تھرو آؤٹ اس مونسون کے اندر گجرات کے اندر پانی اس سے پہلے 3-3 4-4 دن کھڑا رہتا تھا, لیکن اب ہم نے ود ان فیو آورس کلیئر کیا. لیکن یہ جو بارش اب ریسنٹ ہوئی ہے یہ بالکل بہت زیادہ بارش ہوئی ہے. ہماری وہاں پہ ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے. ہمارے جو سیفٹی ہاؤسنگ ہے وہ خود بھی ان کو سی ایم نے آرڈر کیا تھا, وہ گئے وہاں پہ, وہ جا کے وہاں پہ کر کے آئے ہیں جی. تمام وہاں پہ جو مشینری ہے وہ اس وقت لگی ہوئی ہے انشاء اللہ, اور کافی حد تک پانی کا لیول ڈاؤن ہوا ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں فیو آورس کے اندر وہاں سے پانی نکل جائے گا شہر کے اندر. یہ تو زیادہ اوبویسلی ہم ٹیمپرری ان چیزوں کا کر رہے ہیں. جہاں جہاں اربن فلڈنگ ہے وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ پانی کے انخلا کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ اب بات گھنٹوں تک جو ہے نا رہ گئی ہے کہ گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے نا یہ معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اصل میں ان سب چیزوں کا جو پرماننٹ سولوشن ہے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو کہ سی ایم پنجاب نے ویسے اس کو پرائرٹی کام کر دیا ہے. جیسے گجرات میں واسا انہوں نے بنائی ہے ابھی, جس کی وجہ سے کافی بہتری آئی ہے. ہم نے جو سی ایم پنجاب کا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں پہلی دفعہ شہروں کے اندر ہم لوگ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بنانے جا رہے ہیں. اور یہ تمام شہروں کے اندر سی ایم پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بنائیں گی, تاکہ یہ جو اربن فلڈنگ کا یہ جو بارشوں کے پانی کا ایک پرابلم ہے یہ اس کا پرماننٹ سولوشن کیا جا سکے. اور کیونکہ آپ یہ بھی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے شہروں کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی گئی, جس کی وجہ سے آج شہروں کے یہ حالات ہے. اب ظاہر ایک فنامنا ایسا ڈیولپ ہوا ہے کہ جس میں بارشوں کا پانی جو ہے نا اس کے لیے بھی اب دیکھیں نا یہ ایک ریسورس ہے پانی. اگر ہم اس کو اچھی طرح سٹور کریں گے تو ہمارے اس پانی کو سٹور کرنا چاہیے اور ری یوز کرنا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ذیشان صاحب. ذرا یہ بتائیے گا کہ کمنگ بیک ٹو دا فلڈ سچویشن, کچھ ایسی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں ہمیں کہ اطلاعات دے رہے ہیں ہمیں ہمارے نمائندے, اور جو نقل مکانی کر کے جن لوگوں کو منتقل کیا گیا فلڈ ریلیف کیمپس میں ان کے گھروں میں اب چوریاں ہو رہی ہیں پیچھے سے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے, ان کے سامان کو محفوظ رکھنے کے لیے؟
देखिए जी, इस सिलसिले में जब ये इन्हला हमने शुरू किया था, लोगों ने उसी वक्त ही जब ये लोगों ने खुद इसका कंसर्न का इजहार किया और सीएम पंजाब ने आईजी पंजाब को फौरी ऑर्डर्स किए, जिसके ऊपर इस वक्त जितने इलाके जहाँ पे ये लोगों के घरों से उनको इनका इन्हला कराया गया है, वहाँ पे बाकायदा नाकाबंदी की गई है। पुलिस की वहाँ पे गार्ड हर एक इलाके के अंदर मौजूद है और अभी तक हमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ इस तरह के कोई सीरियस इंसिडेंट्स, क्योंकि पुलिस की प्रेजेंस हर जगह पे मौजूद है इस वक्त तक जी। तो बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो बिल्कुल इसमें कोई किसी वाले से माफ़ी किसी को नहीं होगी। हम जैसे मैंने कहा जी, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और ये जितने भी अगर आप एरियाज विजिट कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का इन्हला कराया गया है, आबादियों को हाली कराया गया, वहाँ पे पुलिस के नाके अभी भी मौजूद होंगे, वहाँ पे पुलिस के नाके इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा ज़ीशान साहब, एक चीज़ और बताइएगा, बहुत सारे प्राइवेट जो मुखैर हजरात हैं वो भी मदद करना चाह रहे हैं या इस तरह चैरिटी के काम भी करना चाह रहे हैं, मुतासरीन को किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि ज़ाहिर है वो चीज़ें भिजवाई जा सकें या उन चीज़ों से मदद की जा सके? देखिए जी, इस वक्त हुकूमत पंजाब के रिलीफ कैंप्स के अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनका सारा इंतजाम हुकूमत पंजाब खुद कर रही है और उनके जैसे मैंने कहा जानवरों के चारा हर चीज़ जो है ना वो सरप्लस हमारे पास मौजूद है। इवन जो इस वक्त आपको मालूम है कि पोस्ट फ्लड जो बीमारियों का खदशा है, उस सिलसिले में भी हमारे पास अद्वियात हर चीज़ मौजूद है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील्स तो हमारे एक था जिसमें हमने लोगों के इलाकों में, वहाँ दूर इलाकों में पहुँच लोगों का इलाज के क्लिनिक्स ऑन बोर्ड्स हमने शुरू किए हैं कि उन इलाकों में जहाँ पे नहीं जा सकते हमारी डॉक्टर्स और टीम्स जो है ना मेडिकल की, उनको वहाँ तक पहुँचाया जा सके बोर्ड्स के ऊपर, तो उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। अब इसमें असल मसला शुरू होना है जब इसमें लोगों का ज़ाहिर कुछ एरिया में वापसी शुरू हो चुकी है, लोगों की रिहेबिलिटेशन का जो मसला शुरू है वो बहुत बड़ा ज़ाहिर एक लॉस हुआ है, उसके ऊपर हमारे सर्वेज भी चल रही है। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर हमारा जो नंबर है 1129 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, लोग उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक एरिया के हवाले से लोगों ने कुछ हेल्प करनी है तो बिल्कुल वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है कि लेकिन कुछ NGOs बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, कोई शक नहीं इसके अंदर। क्योंकि देखिए जब ये हमारी कौम का एक हादसा है, मैं समझता हूँ कि बड़ी खसूसियत हमारी कौम की कि जब भी हमारे कोई ऐसा कुदरती आफत आती है तो कौम इकट्ठी होके उससे लड़ती है और लोगों की मदद करती है। तो ये बिल्कुल जो है ना, और बल्कि मैं तो एक अपील करना चाहूँगा, बड़ी रबीउल अव्वल का महीना है, हम सबको दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए और जो लोग मुतासरीन हैं अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ पैदा करेगी। और बिल्कुल जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं समझता हूँ कि सारी कौम जो है बिल्कुल ऐसे ही है, ये कौम है ही ऐसी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया है। अब मरीम नवाज ने बहाली पैकेज में इमदादी रकूम बढ़ाने की हिदायत की है और मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकती, ऐसा उनका कहना था। लोगों के घर उजड़ गए हैं, सैलाब मुतासरीन को मुझसे तवक्कुआत हैं, इन तवक्कुआत को पर पूरा उतरना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। मज़ीद उन्होंने कहा कि हर साल सैलाब की वजह से नुकसानात होते हैं, तवील और कलील मुद्दती पायदार पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। इजलास में सैलाब मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। और इससे पहले हमारी जब बात हो रही थी वज़ीर पंजाब बल्दियात से, तो वो ये कह रहे थे जी इस कौम की तारीफ़ कर रहे थे और हम भी ये देखते हैं कि इस कौम का जज्बा ही अलग है, चाहे वो सैलाब मुतासरीन हो, ज़लज़ला मुतासरीन हो, जब इस कौम को ज़रूरत पड़ी हमने देखा लोगों ने किस तरह मदद की। कराची में जो हालिया बारिशें हुई थी तो कैसे लोगों ने मदद की, इसी तरीके से जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन इससे थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। रिक्वायर्ड जो नंबर है, जो नंबर जारी किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, उन पर कॉल करें, वहाँ पूछें कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, खाने पीने की कौन सी अशिया की ज़रूरत है, या अद्वियात भी अगर आप भेजना चाहते हैं या आप किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो
प्लीज़ आप मुताल्लिका लोगों से रब्ता करें ताकि ज़रूरत की चीज़ पहुँच सके। हाँ, और एक और ये बात भी ना सदफ कि आपने वो चीज़ें डोनेट करनी हैं जो आप खुद अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जो खुद खाते हैं, जो खुद पहनते हैं, वही चीज़ें आपने आगे डोनेट करनी है। ताकि देखें ये ऐसा टाइम नहीं है कि जब हम अपने घर की सफाई शुरू कर दें, अपनी अलमारियों की सफाई शुरू कर दें, वो कपड़े, वो खाना जो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ खाते हैं, हमने भी वही डोनेट करना है। और ये वो वक्त है, ये वो टाइम है, डेस्परेट सिचुएशन है, पूरे मुल्क के ऊपर है। हम नॉर्थ से लेकर हम सिंध तक देख रहे हैं कि एक डेस्परेट सिचुएशन है। अल्लाह सिंध में भी वैसे खैर रखे, बस सिंध से भी अभी पानी गुजर जाए खैरियत के साथ, लेकिन ये है कि इस वक्त मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का साथ दें। मुश्किल वक्त है, इसमें साथ मिलके अगर इसे गुजारेंगे तो बहुत बेहतर सूरत हाल हो सकती है और इसी तरह कौमें बनती हैं। तो इसी मुनासबत से हम देख रहे हैं कि इत्तेफाक है और कह लें कि पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है और आज दुनिया भर में वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जा रहा है, यानी कि लोगों की मदद करें, बढ़ चढ़ कर मदद करें। और पाकिस्तानियों का शुमार दुनिया के उन अक़वाम में होता है जो बहुत ज़्यादा चैरिटी देते हैं, ज़कात देते हैं, मदद करते हैं। लिटरली अगर आप उसके स्टैट्स जाकर देखें तो पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ लोगों की अपनी गुजर बसर जैसे भी हो, लेकिन वो लोगों की मदद खुल कर करते हैं, चाहे पैसों से करें, चाहे खाने पीने से करें, जिस भी तरह करें। तो आजकल मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त हमें चाहिए, जैसे कि साइम भी कह रहे थे, दिल खोल कर अच्छी चीज़ें लोगों को डोनेट करें, मुतासरा बहन भाइयों तक उन पहुँचाएँ, मदद करें उनकी। तो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 2013 से दुनिया भर में वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद आवाम को पैसा और वक्त अतिया करने। अच्छा, वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी को टाइम देना, किसी के साथ बैठ कर उसका दुख सुख सुन लेना, ये भी एक तरीके से चैरिटी का काम है। तो जनाब, मुसलमानों को अतियात देने, ज़कात, सदका और खैरात करने का हुक्म भी है ताकि माशरे में मौशी परेशानी का शिकार, मुसीबत ज़दा, बेघर और बेसहारा अफराद की मदद भी हो सके। तो आज वर्ल्ड चैरिटी के डे के हवाले से आप लोग भी जितना हो सके उतना डोनेट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। हम जाएँ छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे कि हम आपको सिचुएशन भी बता रहे हैं क्या है, लेकिन ऐसे में कच्चे के जो डाकू हैं उनकी सरगर्मियां भी जारी हैं और मोटरवे पर ये बताया जा रहा है कि M5 पर जदीद असलहे से फायरिंग की गई है। 2 दर्जन से जायद मुल्जिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। 3 अफराद शदीद जख्मी हैं जबकि कई बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यानी कि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर। और डाकू नवाब शाह के रिहायशी 2 अफराद को अपने साथ ले गए हैं और साथ में 2 ट्रकों का अमला भी अपने साथ ले गए, वो भी लापता है। डाकू सादिकाबाद के कच्चे में बाआसानी फरार हो गए। फिर ये सारी कार्रवाई करके उसके बाद एज यूजुअल फिर वो सादिकाबाद के इलाके में फरार हो गए। अब ये मनाज़र आपने स्क्रीन पर देखे हैं, ये टायर्स की क्या हालत है इन टायर्स की, और बाकायदा नजर आ रहा है कि आप सोचिए M5 लेकर आए हुए मोटरवे पर, दिन दहाड़े, दिन का वक्त है, जदीद असलहे से फायरिंग हो रही है अंधाधुंध, और उसके साथ 3 अफराद उसमें शदीद जख्मी हुए हैं, बस को नुकसान पहुंचा और नवाब शाह की 2 रिहायशियों को साथ ले गए जबकि अमला अभी तक लापता है। ये नहीं मालूम कि अमला जो है ये कहाँ पर है, क्या इन्हें भी साथ ले गए हैं। ये कच्चे के डाकुओं की कार्रवाइयाँ हैं। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों को मदद की ज़रूरत है, मगर यहाँ पर इनकी ये कहते हैं ना कि मुजरिमाना सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है। और इस वक्त ज़ाहिर है, अब सोचे मोटरवे पर आ गए हैं तो पूछना तो ये सवाल बनता है कि भाई कहाँ है पुलिस, और दिन दहाड़े जब ये हो रहा है। जी बिल्कुल, ये वाली जो फुटेज अभी चल रही है, यहाँ पर तो बाकायदा उन्होंने पेट्रोल पंप के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की। यहाँ पर ये अच्छा, रात के वक्त के जी ये भी एक था और ये बाकायदा प्रॉपर अच्छी खासी काफ़ी देर तक फायरिंग होती रही और बिला खौफ व खतर फायरिंग हो रही थी। वही बात है ना कि कच्चे, फिर वही बात आ जाती है कि वहाँ पर वो जंगल का कानून चल रहा है और फिर एज यूजुअल कार्रवाई करते हैं और फिर उसके बाद फरार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, लोगों को अगवा कर लेते हैं। अब ये जो इतना बड़ा ट्रक है, इसके टायर्स को कैसे बर्स्ट किया गया बाकायदा इतने जदीद असलहे के साथ मोटरवे M5 पे दिन दहाड़े आप आके और आप अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और आप उसके फरार हो जाते हैं आराम से। अच्छा, ये हुआ रात को वाकया है। अब ज़ाहिर फुटेज दिन की है जब वहाँ पर ज़ाहिर पहुंची, मीडिया की टीमें पहुंची हैं वहाँ पर, ज़ाहिर लोगों ने मोबाइल फुटेज बनाई है, उसके थ्रू जो है ये तमाम सूरत हाल सामने आई है। लेकिन अब देखते हैं जी इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जो बाजियाब करवाने हैं जो लोग, खासतौर पे उनके लिए क्या किया था, जो अमला बसों का लापता अमला, उसको किस तरीके से और कहाँ से बाजियाब कराया जाता है। तो जनाब यहाँ पे जाएंगे हम छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपने यहीं पे रहना है, हमारे साथ रहिएगा, हम आ रहे हैं वापस।
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। जनाब, पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे तमाम तर मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल थी उसके हवाले से। इस घंटे में हम आगाज़ करेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो चीन का दौरा था वो बड़ा कामयाब रहा। मनाजिर भी आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने बॉय स्क्वाड के साथ वहाँ पर थे। और अच्छा, पहले जो त्यांजिन के अंदर SCO इजलास हुआ था, वहाँ पर बाहमी ताउन के हवाले से बात हुई, दो तरफा शराकतदारी के उमूर ज़ेर गौर आए। डिफरेंट जो उनके हम मनसब थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, हमें देखा तुर्कमानिस्तान के सदर मौजूद थे, उज़्बेकिस्तान के मौजूद थे। भारत को, मोदी को जिस तरह से वहाँ पर हज़ीमत उठाना पड़ी SCO इजलास के अंदर, हमने वो भी देखा। त्यांजिन से जनाब फिर वज़ीर आज़म पहुंचे बीजिंग में हुआ बिजनेस टू बिजनेस सरबराही इजलास। वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। अब खिताब करते हुए कहते हैं कि चीनी मॉडल पर चलते हुए पाकिस्तानी मईशत को जल्द मजबूत और तवाना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने मजीद ये भी कहा कि चीनियों को सरमायाकारी की दावत देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है और हर मुमकिन बर वक्त सहूलत फराहम की जाएगी। With your great support, Pakistan's economy is now stable. Now we are ready to compete with other countries in this race of economic development. Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. We will not tolerate even a second's delay in taking decisions to facilitate you. You have created a miracle, which is 8th wonder of the world. You are now the second largest economy of the world. I want to borrow this model from you, which will one day soon convert Pakistan into a strong, vibrant economy. तो यकीनन हम जब देखते हैं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होता है तो बड़ी पाकिस्तान की और चाइना की दोस्ती जो हमेशा से वो स्ट्रेंथन मजीद होती है, लेकिन इस बार के मनाजिर बड़े मुख्तलिफ थे। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट जिस तरीके से वहाँ पर मोदी भी आए, जाहिर है एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर सारी मौजूद थी, लेकिन जो एक बड़ी परेड हुई जिसमें मदऊ किया गया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की डेलीगेशन को, वो जो एक इमेज है जहाँ पर तमाम जो साउथ एशियन के बिग शॉट हैं, यानी कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले, प्यूटन की बात कर ले, या फिर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की बात कर ले, तमाम का जब चल कर आ रहे हैं, ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ भी पहली सफ में हमें नजर आते हैं और ये बताता है कि जी इस खत्ते में अब ताकत का तवाज़ुन क्या है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें नसीब हुआ है मार्का हक के बाद, बुनियादी मरसूस के बाद, जिसमें हमें कामयाबी हासिल हुई। और भारत जो इस खत्ते का अपने आप को भी मईशत के लिहाज से साइज़ उनका बड़ा है, हजम के लिहाज से भी साइज़ उनका, रकबे के लिहाज से भी साइज़ बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो उसी का समर है कि जो पजीराई वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे डेलीगेशन को, हमारे फील्ड मार्शल को मिली है वो देखने लायक है। और दूसरी जानिब जो हमने ये देखा कि भारत जो कि खित्ते में अपने आप को एक बदमाश बनाना चाहता था, एक बुली तस्वुर करता था अपने आप को, जो हजीमत मोदी ने वहां पे उठाई, मतलब ना आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, ना आपको रशियन समझ में आ रही है, आप प्यूटिन को ऐसे हाथ से पकड़ पकड़ के अपनी तरफ धकेल रहे हो और आप बिला वजह हंसी जा रहे हो फॉर नो रीजन, यू जस्ट लाफिंग। बहुत सारे जो अखबारात हैं या इंटरनेशनल जो मैगजीन्स हैं वो इस बात को मेंशन करते हैं कि मोदी का जो मिलने का अंदाज है अपने हम मनसब से बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। वो एकदम से गले मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि एक प्रोटोकॉल होते हैं, सिफारती कुछ आदाब होते हैं, उन्हें लगता है हर कोई फ्रेंडली है, मगर तौर तरीके भी होते हैं। इसके बरक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब भी हम देखते हैं अरब कंट्रीज के दौरे पर जाते हैं, फ्लुएंटली अरबिक बोलते हैं। रशियन प्राइम मिनिस्टर या रशियन प्रेसिडेंट कहेंगे प्यूटन से जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, यानी कि वो रशियन में गुफ्तगू कर रहे थे, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि उन्हें रशियन भी आती है। ये देख लें, हमारे टैलेंटेड हैं हमारे वज़ीर आज़म, और इंग्लिश, रशियन, अरबिक पे तो खासा उबूर हासिल है उनको। देन अगेन आपने बिल्कुल ठीक बात की सदफ के आफ्टर 10th में इस पूरे रीजन में जो पावर की हेजमनी थी वो जो चेंज हुई है, खित्ते की तवाज़ुन जो चेंज हुआ है, और पाकिस्तान का जो अक्रॉस द ग्लोब एक इमेज जो उजागर हुआ है, ऑल क्रेडिट गोज टू द हमारी मुसल्लह अफवाज जिन्होंने पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को ये अजीम फतह से सरशार किया, एंड थैंक्स टू अल्लाह ताला एज वेल। देन अगेन मिलिट्री डिप्लोमेसी का यहाँ पर एक दफ़ा फिर से किरदार आ जाता है। हमने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी इस इजलास में शरीक थे और इससे पहले जो शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर चुके हैं, हमने देखा कि उसके समरात हमें नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से ट्रेड माहिदों का ऐलान किया, पाकिस्तान और US के बीच में ट्रेड माहिदे
हुए, बिजनेस कम्युनिकेशंस हुई, MOUs हुए। मुझे एक चीज़ और याद आ गई, इससे पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक मिलिट्री परेड रखी थी। सो उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद उनके मीडिया की तरफ से भी हुई थी कि वो मतलब ज़ाहिर है वो जिस तरह की थी वो एक फ्लॉप शो था। लेकिन चाइना में हम हमेशा देखते हैं जिस तरीके से मुजाहरा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम बिलखुसूस इस दौरे में, क्योंकि ज़ाहिर शंघाई ताउन तंजीम इन ममालिक के जो आपस के ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी मामलात हैं, खत्ते के सिक्योरिटी मामलात हैं या ट्रेड के जो मामलात हैं, वो सब डिस्कस होते हैं। बिलखुसूस चाइना पाकिस्तान के जो ट्रेड के मामलात हैं, ख़ासतौर पर हम बात करेंगे जी CPEC के हवाले से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में को एक नई हम देखते हैं डायरेक्शन मिली है। चीन ने CPEC के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की है, इससे ज़राअत और सनत बहाल हुई है। बात कर लेते हैं सारी सिचुएशन पर। माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सुहेल साहब। ज़रा बताइएगा, ज़ाहिर है हालिया चीन का जो ये दौरा है कितना अहम है अगर हम मईशत के पर्सपेक्टिव से बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। देखें, ये बहुत अरसे से बात की जा रही थी कि जो CPEC का पार्ट 2 है वो शुरू होना चाहिए, बट इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से और जो मुल्क में माशी हालात थे उसमें ताख़ीर हुई, मगर अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो पहला जो फेज़ था वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, उसमें लो हैंगिंग प्रोजेक्ट से पावर शॉर्टेज थी पाकिस्तान में, तो ज़्यादातर पावर प्लांट्स लगे थे जिसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए। मगर अब उम्मीद की जा रही है कि ये फेज़ 2 में रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक जोन्स और फैक्ट्रीज लगेंगी जिसकी लागत भी कम होगी और जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे फार रीचिंग हो सकता है। अच्छा सुहेल साहब, 2 अहम डेवलपमेंट्स हमने देखी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस चीन के दौरे के बाद हमें नज़र आई। एक तो जिसके भी हम जिक्र कर रहे हैं कि CPEC फ़ेज़ 2 और 5 नए जो मज़ीद कॉरिडोर्स बनाने का जो है वो भी बात हुई है, उस पर भी इत्तफाक हुआ है। सेकेंडली हम देख रहे हैं बिज़नेस टू बिज़नेस शराकत दारी, जो बिज़नेस टू बिज़नेस ताउन है उसके ऊपर भी इत्तफाक किया गया है। इससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती नज़र आ रही है पाकिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस टू बिज़नेस है। उसमें 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि कोई गारंटीड रिटर्न, कोई सरकार का गारंटी नहीं होती। जिस तरह पावर प्रोजेक्ट्स में हमने डॉलर रिटर्न दिए और सरकार ने गारंटी दी, तो ये जो है ना कमर्शियल डील्स होती हैं और उसमें प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है अगर कंपनी कमा रही है और प्रॉफिट कम भी हो सकता है। दूसरा ये है कि इसमें चूँकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो इसकी प्रोडक्टिविटी, इसकी एफिशिएंसी और इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। और ये अभी होगा नहीं, ये हो चुका है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हाइब्रिड गाड़ियां जो मिलेंगी, चाइनीज़ बाइक्स मिलेंगी, सारा जो अप्लाइंसेस सेक्टर है वो चाइनीज़ में आ गया है, बहुत सारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो पिछले 5-6 साल में इन स्पाइट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज ये काम शुरू हो गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो विजिट है इसके बाद बिजनेस टू बिजनेस जो है प्राइवेट सेक्टर की डील्स मज़ीद पाकिस्तान में इसमें वसअत आएगी। और जब से ये नया US का टैक्स रिजीम आया है, टैरिफ रिजीम आया है, तो पाकिस्तान तो एट एडवांटेज है कि कोई चाइनीज़ कंपनी भारत में अगर लगाए फैक्ट्री, उससे तो बेहतर वो पाकिस्तान में लगा के एक्सपोर्ट करे, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट पर टैरिफ में एडवांटेज है। अच्छा, और सुहेल साहब कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल है, IT, ज़राअत, सनत, मादनियात, ई-कॉमर्स, फिर खलाई टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये वो शोबे हैं जिसमें चीन से हम ताउन चाहते हैं। आप समझते हैं कि इसमें भी हमें प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन से सेक्टर्स अहम हैं या और इसके फ़वाइद कितनी जल्दी हासिल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह मैंने कहा 2 किस्म के प्रोजेक्ट हैं। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, उसमें तो मेरे ख्याल में जो कॉरिडोर है, जो हाईवेज हैं और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, मेरे ख्याल में उसी तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो रखनी चाहिए। जहाँ तक सेक्टर्स हैं, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और अप्लाइंसेस है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर और पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्राइवेट सेक्टर पे ही छोड़ देना चाहिए। और 3-4 सेक्टर हैं जिसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसमें एक तो ये सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। दूसरी जानिब मिनरल है, हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान की माइनिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है। और तीसरा जो सेक्टर है वो है एक्सप्लोरेशन। आपको पता है अक्टूबर
2025 میں ایک آف شور ایکسپلوریشن کی بڈنگ ہو رہی ہے جس میں امریکن ایکسپلوریشن کمپنیز کا بھی انٹرسٹ آیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ اون کمپنیز یا پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 سیکٹر ہیں جہاں پہ اپارچونیٹیز چائنیز کمپنیز کے لیے زیادہ ہیں. تو ایک تو آپ نے بتایا سولر، دین ایکسپلوریشن، پھر اس کے بعد مائنز اینڈ منرلز، آئل، اور بھی متعدد شعبے ہیں. آئی ٹی بالخصوص اے آئی کے اوپر بہت بات ہوئی، بہت تعاون کی بات ہوئی. ذرا یہ بتائیے گا سہیل صاحب کہ پاکستان میں کس حد تک جاب اپارچونیٹیز کریٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں اس تمام شراکت داری کے بعد، وائٹ کالر، بلو کالر؟ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے 3 سال میں جو اکانومک کرائسس رہا ہے جس سے پاکستان باہر آ گیا ہے اس میں غربت بہت بڑی ہے، اس میں پرچیزنگ پاور کم ہوا ہے اور ان امپلائمنٹ بڑی ہے. تو اب اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کی کرنسی سٹیبل رہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر ہماری اکانومک اسٹیبلٹی رہی تو اس سال زیادہ شاید اکانومک ریکوری نہ آئے، 3.5-4% آئے، مگر اگلے سال اگر جس طرح چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی اور امریکہ انویسٹمنٹ آئے گی، امریکن انویسٹمنٹ آئے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ جو اگلا سال ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ پر کیپٹا انکم بھی بڑھے گی، اس میں ہمیں شاید جو امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو میرے خیال میں اس میں 2 سال کم از کم لگیں گے کہ ہمیں کوئی مٹیریل امپیکٹ عام آدمی کے لیول پہ نظر آئے. ٹھیک، سہیل صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج سے، تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. 100 انڈیکس میں 1073 پوائنٹس کا اضافہ ہے، یوں یہ 1,53,739 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا، کتنا خوشکن ہے یہ آغاز اس طریقے سے ہونا دن کا؟ دیکھیے انویسٹر کانفیڈنس بتاتا ہے کہ جو انویسٹر ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہے اور ان کو یہ امید ہے کہ اب جو حالات ہیں اس میں اکانومک گروتھ ہوگی، آلدو سلو ہوگی، کیونکہ پاکستان کا ہم نے دیکھا ہے کہ بہت تیز گروتھ ہونے سے بوم برسٹ سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اوور آل کانفیڈنس ہے انویسٹرز کا کہ وہ ایگری کر رہے ہیں کہ معیشت جو ہے صحیح سمت پہ جاری ہے. اور پاکستانی مارکیٹ میں تو ریکارڈ بریکنگ پرفارمنس یہ 2-3 سال میں 40,000 سے 1,55,000 ہو جانا یہ عام بات نہیں ہے. جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ $20 بلین سے $65 بلین ہو جانا، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ریکوری نہیں ہے. کوئی $45 بلین کا فائدہ ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. تو یہ کانفیڈنس کی نشانی ہے. اور ابھی جو سی پیک کی میٹنگز ہوئی ہیں اور ابھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکن انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئے گی، جو پچھلے 10 سال سے چائنیز انویسٹمنٹ زیادہ تھی، بٹ اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں چائنیز کے ساتھ ساتھ یو ایس انویسٹمنٹ بھی دوبارہ پاکستان میں آئے گی. تو یہ سب یہ انویسٹرز کا سینٹیمنٹس ہے ان انویسٹمنٹ پہ، جس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ ہائی پر ہے. بہت شکریہ ماہر معاشیات محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جناب دیکھیں آج سے صدف آپ کو یاد ہوگا تقریباً پرانی بات نہیں، 1.5 سال پہلے کی بات ہے، خدا نہ خواستہ باتیں ہوتی تھی، پاکستان ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہوتی تھیں، معیشت ڈیفالٹ ہونے کی بات ہوتی ہے. آج اتنی خوش آئند ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، ہر روز آتی ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے. ابھی آپ کو صدف نے بتایا کہ کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج اپنی بلند ترین سطح پر ہے، ایم او یو سائن ہو رہے ہیں، ٹریڈ معاہدے ہو رہے ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا جی، تو وہ جو اپڈیٹس ہے وہ ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے اور 100 انڈیکس میں 1,073 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. انڈیکس 1,53,739 پوائنٹس پر ٹریڈ کرا. ظاہر ہے دن جیسے جیسے بڑھے گا تو آگے بڑھتا بھی جائے گا. اور جیسے سہیل صاحب کہہ رہے تھے ہمارے معاشیات یہ شو کرتا ہے جی انویسٹر کا کانفیڈنس کتنا ہے، اور ایک ظاہر پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو منافع خور ہیں ان کی جانب سے منمانی قیمتوں کا سلسلہ جاری ہے. اور جب اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ایک ایسا شخص جس کی ماہانہ آمدنی جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار ہو یا اس سے بھی کم ہو، اس کے لیے گزر بسر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو ملک میں گندم اور آٹے کے دام ہم دیکھ رہے ہیں اچانک آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. اور 1 اگست سے اب تک جو گندم کی قیمت ہے وہ 35 روپے اس میں اضافہ ہوا، جبکہ آٹے کی جو قیمت ہے 29 روپے بڑھ گئی ہے. تو گندم کی قیمت 62 روپے کلو تھی جو 1 ستمبر کو 97 روپے کلو ہو گئی. 1 اگست کو 2.5 نمبر آٹا 76 روپے کلو کا تھا جو اب سینچری کے قریب پہنچ گیا ہے، یعنی کہ 99 روپے کا ہو گیا ہے. اسی طرح فائن آٹا 79 روپے کا تھا جو اب 108 کا ہو گیا ہے. گندم اور آٹے کی قیمتوں میں مزید اضافہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جبکہ چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن سندھ جنید عزیز کہتے ہیں کہ پاکستان میں گندم مہنگی جبکہ عالمی مارکیٹ میں سستی مل رہی ہے.
मकामी मार्केट में गंदम की कीमत 96 रुपये जबकि आलमी मार्केट में कीमत 85 रुपये है। और हुकूमत ने गंदम की दरामद पर जल्द फैसला ना किया तो आटे की कीमत में मजीद इजाफा भी होगा। तो जनाब फिर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वक्त करंट मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है पूछ लेते हैं। हमें कराची से ज्वाइन किया अनवर खान ने, कोयटा से अब्दुल्ला मगजी हमारे साथ मौजूद हैं और पेशावर से नवाब शेख हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा का रुख कर लेते हैं। हम कल ये देख रहे थे कोयटा में अशिया खुरोनोश खास तौर पर सब्जियां फल ये महंगे होते नजर आ रहे हैं हमें। ज़रा बताइएगा अब्दुल्ला, इस वक्त मार्केट में गंदम का फुकदान नजर आ रहा है आपको? कीमतें किस हद तक इंक्रीज हो गई हैं? क्या सिचुएशन है मार्केट की? जी बिल्कुल, इस तरह देखा जाए कि सैलाब तो इस टाइम जो सैलाबी सूरत हाल है वो पंजाब में है, बलूचिस्तान में फ़िलहाल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। और दूसरी जानब मैं आपको बताऊं कि जो मिल मालिकान हैं या मिल्स जितने भी हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं बलूचिस्तान में, उनको गवर्नमेंट कोटे के मुताबिक गंदम भी फराहम करती है और ख़ुद से भी वो सीज़न में गंदम ख़रीदते हैं। गंदम उनके पास वाफर मिकदार में है, गंदम की कमी नहीं है और गवर्नमेंट भी उनको गंदम फराहम कर रही है ताकि जो आवाम को सस्ते दामों में आटा मिल सके। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो मनमानियां हैं वो फ्लोर मालिकान की हैं। फ्लोर मालिकान इस टाइम जो गंदम है उनके पास वाफर मिकदार में, ऐसा नहीं है कि गंदम नहीं है, लेकिन वो महंगे दामों में कोशिश कर रहे हैं कि जितना महंगा हो और वो आटा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को फ़रोख्त करें। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ गुज़िश्ता 2 रोज़ में 50 केजी का जो बोरी है आटे की, उसमें 1500 रुपये का इजाफ़ा हुआ है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें मज़ीद भी इजाफ़ा होगा, जो आम मुतवस्ता तबके के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामने का बायस बनेगा। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि दूसरी जानिब इस टाइम नसीराबाद के इलाके में जो हुकूमत बलूचिस्तान का जो गंदम है जो ख़रीदा गया था वो वाफर मिकदार में मौजूद है। पिछले साल भी हमने देखा कि गंदम ख़राब हुई। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम गवर्नमेंट को, हुकूमत बलूचिस्तान को इक़दामात करने पड़ेंगे। जो फ्लोर मालिकान हैं जिस टाइम इस टाइम अपनी मनमानियां कर रहे हैं उन्हें रोका जाएगा ताकि जो आवाम है उन्हें रिलीफ मिल सके। तो इस हवाले से जो यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी दुकान हैं या होल सेल में 100-150 रुपया कम होगा 50 केजी के जो थैले में है, ज़्यादा उसमें कमी नहीं है। और जो यहाँ पे ताजिर हैं उनके मुताबिक के मज़ीद इजाफा हो जाएगा। जो छोटा बोरी है 20 केजी का वो 3000 से तजावुज़ कर जाएगा, जिसके बायस जो शहरी हैं वो दौरे परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। दीगर चीज़ें भी देखें कि दीगर चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, सब्ज़ियों में, फलों में मनमाने इजाफा किया जा रहा है और जो मुनाफाखोर हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो इस टाइम सूबे में सरगर्म हैं और उनकी कोशिश की जा रही है कि जो अशिया ज़रूरिया हैं, आटे समेत जो दीगर अशिया ज़रूरत है उनकी कीमतों में ज़्यादा में इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जाए। तो यकीनन ये एक जुल्म है सूबे के अवाम के साथ, सूबे के लोगों के साथ, और यहाँ के लोग अवाम भी यही मुतालबा कर रहे हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा कराची का रुख करते हैं। अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताइएगा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाही कहते हैं कि सिंध के पास 13 लाख टन गंदम मौजूद है और जो रवा साल गंदम है वो नहीं खरीदी जाएगी, जबकि फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक सिंध हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज़ करती है तो बाजार में कीमतें कम हो सकती हैं, यानी गंदम की कीमतें। अब यहाँ पर आटे के दाम क्या है, गंदम की क्या सूरत हाल है, क्या ओवरऑल सिचुएशन है? देखें जी, इस वक्त सूरत हाल ये कि इंतहाई खुशहाल खबर जो आपने शुरू में बताई कि आज पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह के ऊपर रहा। तो दूसरी जानिब जो मुनाफाखोर हैं, जो मिल मालकान हैं, उनकी जानिब से जो लापरवाही है, जो मुनाफाखोरी है, उसके नतीजे के अंदर इस वक्त कराची समेत सिंध भर के अंदर आटे की कीमतें जो है वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वाफिर मकदार के अंदर गंदम भी मौजूद है और स्टॉक भी मौजूद है। ताहम असल जो सूरत हाल है, जो मुनाफाखोर है, उनको कंट्रोल करना है। इस वक्त अगर कराची की बात की जाएगी तो आम दुकानों के ऊपर 110 से 120 रुपये फ़ी किलो और कराची में बाद मकामात के ऊपर 125 रुपये फ़ी किलो फाइन आटा दस्तियाब है। अगर आप चक्की के आटे की बात करेंगी तो उसकी कीमत 125 से लेकर 135 और बाद इलाकों के अंदर 140 रुपये तक वसूल किए जा रहे हैं। यानी आम आदमी की दस्तरस के अंदर अब ये चीज़ भी नहीं रही है कि वो फ़ी किलो आटा ख़रीद सके। और उस वक्त सूरत हाल ये है कि इस तनाजुर के अंदर आम आदमी शदीद मुतासर हो रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो यकीन दहानी कराई गई वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वाफिर मकदार के अंदर स्टॉक मौजूद है, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ताहम इस वक्त जो ग्राउंड सिचुएशन है
डीलर्स ये बताते हैं कि जो मनमानियाँ हैं, जो इसके साथ साथ जो मिल मालकान हैं, उनकी जो मुबैना तौर पर मर्जी चल रही है, उसके नतीजे के अंदर कीमतें इंतहाई बुलंद तरीन सतह के ऊपर हैं। कराची के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर जो होटल्स हैं, जो मुख्तलिफ बेकरीज हैं, उसके साथ साथ अब उनकी कीमतों के अंदर, रोटी की कीमत के अंदर इजाफा, दीगर चीज़ों का इजाफा सामने आ रहा है। बुनियादी तौर पर हुकूमत को कंट्रोल करना होगा उन अफराद को, उन मिल मालकान को जो कि मुबैना तौर पर इस तमाम तरह सूरत हाल के तनाजुर के अंदर चीज़ों के स्टॉक को महफूज कर रहे हैं और फराहम करने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इस वक्त वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में लगी हुई है। हुकूमत सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करें, साथ साथ इस हवाले से भी इकदाम करें। अनवर हमारे साथ रहेगा। हम जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं। अब पेशावर में 100 किलोग्राम गंदम बोरी की कीमत में इजाफे के बाद अब जो नई कीमत है वो 9,800 रुपये हो गई है। ये देखें आपके जो ये कहें कि आज जो किलो आटे के दाम थे वो 2,500 रुपये से ज़ायद हो गए हैं। पेशावर में नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, तो तफसीलात जान लेते हैं। नवाब शेर, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है और क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है इस कीमत को? जी बिल्कुल साइम, पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 20 किलोग्राम आटे की तेले में 1,000 रुपये तक इजाफा हुआ है और पहले 20 किलोग्राम आटे का तेला जो 1,400 रुपये था, उनकी कीमत बढ़कर 2,400 रुपये तक पहुंच गई है। इसी तरह 80 किलोग्राम जो बोरी है, उनकी कीमत जो है वो 9,800 और 10,200 रुपये तक पहुंच चुकी है और हम देख रहे हैं कि मुसलसल आटे की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। खैबर पुख्तनख्वा के सूबाई वज़ीर खुराक का कहना है कि खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान में गंदम वफ़र मिकदार में मौजूद है, आटा वफ़र मिकदार में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। खैबर पुख्तनख्वा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब ने जो है वो खैबर पुख्तनख्वा पर आटे और गंदम की तरसील बंद कर दी है, तो इस वजह से भी जो है वो आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जबकि इसके साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है गंदम और आटे की, तो इनकी वजह से भी जो है वो आटे की कीमतें मुसलसल, उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। लेकिन जो मुतलका इदारे हैं वो प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और ना ही हमें कोई इक़दामात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। सूबाई वज़ीर का यही कहना है कि हम आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं और इस सिलसिले में पंजाब और वफाक से भी बात करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है उन पर इस महंगाई के काफ़ी असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि जो 1,400 रुपये का आटा था वो 2,400 रुपये में। नवाब शेर, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला मक्सी और अनवर खान कराची से हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर है सिचुएशन क्यों डेवलप हो रही है इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला। थैंक यू सो मच आमिर साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताइएगा गंदम और आटे की कीमतें फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हुई, वजूहात क्या हैं, और उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि मजीद आगे जाएंगी। तो सबसे पहले तो बताइएगा करंट सिचुएशन में क्यों कीमतें आगे बढ़ रही हैं? देखिए जी, बात यह है कि गंदम की कोई शॉर्टेज हमारे मुल्क में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ये जो ब्लंडर हुआ है आज से तकरीबन 8 दिन पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारा फूड बास्केट है, पंजाब आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सूबा है, उसने दूसरे सूबों के लिए गंदम और आटे की तरसील को बंद कर दिया, अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए। हालांकि 70% गंदम पंजाब में पैदा होती है और वहाँ स्टोर होती है और दूसरे सूबों का हिस्सा होता है उसमें। पंजाब ने वो गंदम बंद कर दी, उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आई। उससे पहले गंदम 73 और 72 रुपीस पर केजी अवेलेबल थी और आटे का रेट भी स्टेबल था मार्केट में। पंजाब की इस एक्ट के बाद फौरी तौर पे मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई और गंदम की कीमत 98 रुपीस पर 100 केजी पहुंच गई। उससे ये जाहिर हुआ लोगों के ज़हन में कि आया कि गंदम शॉर्ट हो गई हमारे मुल्क में। और ज़ाहिर है कारोबारी लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, उन्होंने वीट रखी होती है पैसे कमाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी गंदम की सेल को स्लो कर दिया ताकि मज़ीद मुनाफा कमाया जाए। सिर्फ इस एक्ट की वजह से पंजाब के ये एक ब्लंडर किया पंजाब गवर्नमेंट ने, वरना पूरी सिचुएशन स्मूथ चल रही थी। आटा भी तकरीबन 72 से 73 रुपए किलो यानी कि मार्केट में अवेलेबल, वाफिर मिकदार में है, दरामद करने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? लेकिन अब जिस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, हमें 1 मिलियन टन दरामद करनी पड़ेगी ताकि ये सारा सिलसिला डिफ्यूज हो
کیونکہ شارٹیج ہو سکتی ہے لیکن ابھی نہیں ہے, دسمبر میں جا کے کوئی شارٹیج ہو سکتی ہے, یہ ایک دو سے تین مہینے کے بعد. وفاقی وزیر رانا تنویر تو کہہ رہے ہیں جی گندم درآمد نہیں مسترد کیا, انہوں نے کہا ہے ذخیرہ کافی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے دسمبر میں ہی ہو سکتی ہے صورتحال, وہ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذخیرہ کافی ہے, میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں, اب تک کافی ہے, اگلے 2-3 مہینے بھی کافی ہے, لیکن شارٹیج ہو سکتی ہے. جو ایک تخمینے ہیں ان کو دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور 1 ملین ٹن کی اجازت ان کو دینی پڑے گی فوری طور پہ, تاکہ سارا سلسلہ ڈیفیوز ہو جائے. یہ تاخیر کی وجہ ویسے کیا تھی؟ یہ تاخیر کی وجہ ویسے کیا تھی؟ ہم دیکھتے ہیں ہر سال ستمبر میں سرکاری گندم جاری ہو جاتی ہے, اس بار یہ عمل شروع ہی نہیں ہوا. تاخیر کا obviously فائدہ پھر ذخیرہ اندوزوں کو ہوا, یہ اس تاخیر کی وجہ ویسے کیا تھی؟ ایگزیکٹلی یہ گورنمنٹ سے آپ پوچھنا چاہیے, آپ میڈیا پرسنس کو. ہم بھی گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اپنا ریٹ نکالے اور اپنی کراپ جو ہے لے کر آئے مارکیٹ میں, تاکہ ڈیفیوز ہو سارا سلسلہ. یہ ایک چیز اور بتائیں, وزیر اعلیٰ سندھ تو یہ کہتے ہیں کہ 13 لاکھ ٹن گندم موجود ہے, تو ہم رواں سال گندم نہیں خریدیں گے. اگر تو سندھ حکومت کی جانب سے گندم ریلیز کی جاتی ہے تو کیا یہ قیمتیں کم ہو سکتی ہیں یا نیچے آ سکتی ہیں؟ دیکھیں فوڈ ڈپارٹمنٹ آلریڈی پچھلے سال سے ڈی ریگولیٹ ہو گیا, اب کوئی بھی صوبہ گندم نہیں خریدے گا. یہ سارا سلسلہ اب اوپن مارکیٹ کے ہاتھ میں آ گیا. اوپن مارکیٹ اس کو امپورٹ کرے اور اپنے ملک کی ضرورت پوری کرے, اور کسانوں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا پڑے گا کہ وہ اتنی وافر فصل اگائیں اگلے سالوں میں, تاکہ ہمیں کسی چیز کی شارٹیج نہ. اور پرائیویٹ سیکٹر اس چیز کو سنبھالے گا انشاءاللہ, جس طرح چاول کو اور دوسرے آئٹمس کو پرائیویٹ سیکٹر ریگولیٹ کرتا ہے. جوہر صاحب ویسے ایک بات بتائیں, عالمی مارکیٹ میں گندم سستی دیکھتے ہیں ریلیز کر دینا چاہیے ہم کو, اور پاکستان میں کیوں مہنگی ملتی ہے گندم, یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ گندم سستے ریٹوں اویلیبل تھی. پنجاب کا جو ایک بلنڈر انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جو بارڈر بند کیے ہیں, اس کی وجہ سے پینک سچویشن کریٹ ہوئی ہے. 70% ہماری ویٹ پنجاب میں ہوتی ہے. اب یہ چیز کو ذرا باور رکھیں, پنجاب سے گندم پورے 4 صوبوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. پنجاب کسٹوڈین ہے, ویٹ کا مالک نہیں ہے. آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. پنجاب نے سستی روٹی کھلانی ہے 12 کروڑ عوام کو, باقی جو عوام ہے ملک کی وہ کیا کرے گی؟ یہ ایک بہت غلط سٹیپ ہے پنجاب حکومت کا کہ 10 سے 12 روپے کی روٹی اس نے عوام کو دینی ہے اپنے, لیکن دوسرے صوبوں کا کیا گناہ ہے کہ وہ مہنگی روٹی کھائیں گے؟ اس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کریں اور اس چیز پہ آپ مدد کریں ملرز کی. لیٹس ہوپ کہ چیزیں بہتر ہوں اور اتفاق رائے سے معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں. بہت شاہ آپ کا چودھری عامر ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور جناب آتے ہی ذرا ایک اپڈیٹ آپ کو بتا دیں, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا ہے اور اے پی ایس کانوینٹ جیسز اینڈ میری اور دیگر انہوں نے دورہ کیا یونیورسٹیز کا, اور انہوں نے طلباء نے شرکت اس موقع پر طلباء نے شرکت کی. اس موقع پر طلباء نے خصوصی نشست میں اظہار خیال کیا کہ ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی ضرورت ہے. وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا. اے پی ایس کانوینٹ جیزس اینڈ میری میں جو طلبہ موجود تھے ان کو پریزنٹیشن دی, وہاں پر شرکت کی. اس موقع پر طلبہ نے خصوصی نشست میں اظہار خیال کیا کہ ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے. Go anywhere in the world, but your national interest, your national sovereignty and your national identity is something that you should be keeping close to your heart. You should feel proud that the soldiers of the soil are standing here, our soldiers, brave sons of the soil, when they are fighting Bunyan Marsoos. اس وقت بھی ہم نے ان کو سلوٹ پیش کیا تھا کہ وہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کھلکھلا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. They are doing their job to their best. Believe in Pakistan. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ہماری آرمی اگر دیکھا جائے تو بہت کم اکنامکلی ان کے پاس پیسہ تھا, لیکن بڑی جرت سے یہ لڑے ہیں. پاک آرمی. تو آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا, جس میں اے پی ایس کانوینٹ جیزس اینڈ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء نے شرکت کی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, کیونکہ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ایتھلیٹ سے
जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दे रहे हैं। फैसल शफी से जिन्होंने सिडनी में लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म में तेज़ तरीन मैराथन मुकम्मल करने का रिकॉर्ड जो है वो पूरा किया है और 3 घंटे 40 मिनट 13 सेकंड्स में मैराथन मुकम्मल करके रिकॉर्ड अपने नाम किया। ना सिर्फ ये बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सिडनी मैराथन में फैसल शफी के रिकॉर्ड की तौसीक भी कर दी है। How nice is that? तो फिर चले हमारे साथ मौजूद हैं सिडनी मैराथन के हीरो फैसल शफी, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अपने ज़बरदस्त रिकॉर्ड के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं कि ये रिकॉर्ड आपने कैसे कायम किया, हाउ वाज इट, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये 3 से 4 महीने पहले एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो टीम है उनको मैंने एक पाकिस्तान के लिए एक नेशनल हेरिटेज में शलवार कमीज में भागकर जो है एक रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान के नेशनल ड्रेस को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद फिर एक वॉर लाइक सिचुएशन में पाकिस्तान था, अगर आपको याद होगा, आज से 2-3 महीने पहले। तो और उस वक्त जो है वो तकरीबन राइट ऑफ सबने किया हुआ था पाकिस्तान को कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पाकिस्तान जो है वो फाइट बैक करना बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस ने मतलब उसको हैंडल किया, न्यूट्रलाइज किया और फिर उसके बाद जो जवाब दिया, तो वो पूरी दुनिया में आप हम सब, आप मीडिया के तवज्जुह से आप लोगों को तो ज़्यादा आइडिया है कि किस तरह से पाकिस्तान को इट वाज अ सेंस ऑफ प्राइड। तो वहाँ पे एज अ मैराथन रनर मैंने जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को एक ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली जस्ट टू फील कि स्पेशली वो शुहदा जो मतलब जो सरहदों पे जो शहीद होते हैं, मतलब जो बगैर किसी भी मतलब के जो है वो पाकिस्तान की खातिर जो है वो अपनी जान देते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैंने जो है गिनी से राब्ता किया। उन्होंने फिर इसको एक लाइट मिलिट्री यूनिफॉर्म की कैटेगरी थी जो एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बना हुआ था 3 घंटे 50 मिनट में एक यूएस मरीन सोल्जर का, तो उन्होंने जो है वो कहा कि आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ओरिजिनल यूनिफॉर्म जो है वो नहीं पहन सकते थे क्योंकि वो एक सिर्फ आर्मी के रैंक्ड ऑफिसर ही पहन सकते हैं। तो वो एक कॉम्बैट सूट होता है जो यूजुअली कमांडोज पहनते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। वो एक 14 kg का सूट था एक्चुअली। वो मुझे जब बाद में मैंने पहना तो मुझे अंदाजा हुआ कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे ड्रेसेस में और ऐसे सूट्स में जो है वो भागना, और उससे मुझे भागते हुए अंदाजा हो रहा था कि कितना मुश्किल होता है, मतलब लड़ना, इस पहन के लड़ना कितना मुश्किल होगा जब इसको पहन के भागना इतना मुश्किल है। तो वो एक सेंस ऑफ प्राइड थी और पूरी दुनिया में वहाँ पे काफ़ी से सराहा भी गया और लोगों ने काफ़ी जो है मुझे इस चीज़ पे पाकिस्तान के नाम को और पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को जो है बहुत इज्जत से पूरी दुनिया के जितने भी शहरी वहाँ पे आए हुए थे बहुत इज्जत से जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का नाम लेते हैं और जानते हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के नाम से भी। अच्छा, तो ये बताइएगा, अब ज़ाहिर है आपने कहा कि इसका वज़न इतना था, इसमें स्टेमिना भी बहुत चाहिए, लेकिन पहले तो बताइएगा क्यों इतनी वज़नी ये होती है? ज़ाहिर है वैसे तो इसका अपना वेटेज बहुत है, अगर हम बात करें ज़ाहिर है अस्करी तौर पर, मिलिट्री तौर पे हमारे जवान जिस तरीके से बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन क्यों इसका इतना वेट था? देखिए, ये एक पर्टिकुलर कपड़ा होता है और उसके अलावा इसके साथ जो इसकी बहुत सारी एक्सेसरीज होती है, प्लस ये एक फुल स्लीव होता है कपड़ा, और ये कपड़ा जो है वो कोई ख़ास रनिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, ये कॉम्बैट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और कॉम्बैट वाले जो सूट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन और सारी चीज़ों को देखा नहीं जाता है, वो सिर्फ आपको एनिमी से कैमोफ्लेज करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो एक सूट था और वो एक जो कैटेगरी थी, मुझे फिर बाद में अंदाज़ा हुआ कि वो 3 घंटे 50 मिनट जो, क्योंकि टाइम जो मैंने किया 3 घंटे 40 मिनट, ये कोई बहुत ख़ास टाइम नहीं है, मैं इससे बहुत तेज़ मैराथन भाग चुका हूँ पहले, मगर वो पहन के भागना प्लस फिर 41st किलोमीटर पे आई वाज क्रैम्पिंग आउट और आई एक्चुअली फेल एज वेल, और फिर वो इंजरीज भी है मुझे, मगर वो एक सेंस ऑफ प्राइड थी मुझे बहुत। और वहाँ पे गोरे एक्चुअली जो है वो स्टार्ट लाइन पे खड़े हुए थे। एक ने मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी जो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने कहा कि जब सिविलियंस आर्म्ड फोर्सेस को ट्रिब्यूट देना शुरू कर दे, इसका मतलब है आपका मुल्क जो है वो हमेशा सेफ हाथों में और रहेगा, याद रखिएगा इस तो वो बड़ी एक बात थी, एक अच्छी, लोग बड़ा सराह रहे थे उसको, बड़ा तारीफ कर रहे थे, तो बड़ा
ऑब्वियसली आपने काबिल तारीफ काम किया है। और ये बताइएगा फैसल कि वैसे कितने ममालिक के एथलीट शरीक थे इस मैराथन के अंदर? एवरीवन, पूरी दुनिया होती है, इसलिए ये मैराथन्स जो हैं, स्पेशली मेजर मैराथन्स जो हैं, ये 7वीं मेजर थी सिडनी, तो इसमें तकरीबन 40,000 के करीब लोग थे। तो आपको अपना मैसेज बहुत इजीली आप ना उस कम्युनिटी में पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। पूरी दुनिया के मतलब ईच एंड एवरी कंट्री, आप जो भी मुल्क है उस हर मुल्क के जो है वो अब बाशिंदा वहाँ पे उस वक्त आया हुआ होता है, और सब आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और सब आपको देख रहे होते हैं, सब आपसे मतलब आप उनके साथ भाग भी रहे होते हो, इंटरेक्ट कर रहे होते हो। तो एक बड़ा इजीली आप अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल सो मच फैसल, हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया इस तरीके से मुल्क का नाम रोशन करने के लिए और ज़ाहिर इस तरह ट्रिब्यूट पेश करने के लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। अच्छा, एक बड़ी अफसोसनाक कह सकते हैं, तशवीशनाक खबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। आर बिलवड क्यूबी कुरतुलैन बलोच, द फेमस सिंगर, उनको वो एक जगह पर कैंप कर रही थी स्कर्दू के अंदर नेशनल पार्क में। भूरे रीछ ने, ब्राउन बेयर ने उनको अटैक किया और काफ़ी ज़ख्म भी आया उनको। तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई, आप नाज़र भी देख सकते हैं। उनको दांत के निशान और पंजों के निशान लगे उनको। सादिक हमारे साथ मौजूद हैं। सादिक सिद्दीक, ज़रा बताइएगा इस वक्त उनकी क्या कंडीशन है? इज शी स्टेबल? जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रोज वाक़या पेश आया है। अभी जो कुरतुलैन बलोच है वो हॉस्पिटलाइज है और हॉस्पिटल में इलाज चल रही है उनका। हेलो जी बताइए सादिक आप तक आवाज़ पहुंच रही है? चलिए जी, सादिक हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि उनकी कंडीशन जी स्टेबलाइज है, जबकि वाक़या जो हुआ है वो ये हुआ है कि उन्हें भूरे रीछ ने ज़ख्मी किया और वाक़े के बाद प्राइवेट कैंपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना है कि गुलकारा अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिसके हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, और दोनों हाथों पर पंजे और दांत के निशानात हैं इनके। अब आरएफओ का कहना है कि सरकारी तौर पर मंजूर शुदा होटल्स और रेस्ट हाउसेस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। तो ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लेट्स सी के मजीद के बारे में सूरत हाल सामने। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, कैंपिंग के शौकीन हैं, तो ज़रा अपने इर्द गिर्द देख के और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए आप लोग कैंपिंग किया करें। लोग बड़े शौकीन होते हैं कैंप्स के, कैंपिंग करने के, और जब जाते हैं हिली एरियाज़ में वहाँ पर जाके कैंप करते हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा ख़तरा आपको ये होता है कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो वहाँ पर खुले आम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खदशा ये होता है कि आपको या तो स्नेक बाइट्स या फिर इस तरह किसी फेरल कैट या फिर कोई फेरल बेयर आपको अटैक कर सकता है। बिल्कुल, और वाइल्ड कैट्स भी, बिग कैट्स भी होती हैं। तो सादिक हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सादिक बताइएगा, क्या इस इलाके में इस तरह के वाक़यात तो होते रहते हैं या ये मशहूर है, इस तरह के रीच पाए जाते हैं यहाँ पर? बताइएगा ज़रा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखें व्यवसायी ये जो पूरे रीच है ये ज्यादा है, और जाहिर सी बात है जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं वो इनके हिफाजती इक़दाम के हवाले से वक्तन फवक्तन काम करते रहते हैं। लेकिन गुज़श्ते दिनों जो गुलकारा कुरतुलैन बलोच के साथ वाक़या पेश आया, वो उस मकाम तक गई थी और प्राइवेट कैम्प उन्होंने वहां नस्ब की थी जहां पे बुरे रीछ की तादाद ज्यादा है। तो फिर उसके बाद जो बुरे रीछ उन्होंने उन पे हमला की है और उसमें जख्मी हो गई है। तो अब वाइल्ड लाइफ की जानिब से आज एक नोटिफिकेशन इशू हुई है जिसमें अब इन मकामात पर प्राइवेट कैंपिंग पे 2 के लिए पाबंदी आई है। सादिक, एक बात बताइएगा कि ये रीछ के अलावा और कौन कौन से जानवरों का खतरा होता है कैंपिंग करते हुए अमूमन? उधर मुख्तलिफ जंगली हयात हैं, जैसे स्नो लेपर्ड हो गए, यही जो रीछ, पूरे रीछ हो गए। इसके अलावा भी जो जंगली हयात है उसकी बहुत अच्छी खासी तादाद वहाँ मौजूद है। तो उस मकामात पर वो रहते हैं, जब एक लोग वहाँ मूवमेंट करके जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। कैंपिंग के लिए मखसूस मकामात वहाँ पे मुख्तस है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको वायलेट करते हैं और जो वाइल्ड लाइफ एरिया है या जहाँ पे जंगली हयात ज्यादा होते हैं वहां तक जाते हैं तो इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। जो सयाह हैं और मकामी लोग हैं उनको चाहिए कि इस तरह के मकामात पे जाने से इज्तनाब करें। अगर आप कैंपिंग करना चाहें भी तो उन मकामात पे करें जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया है, जो मुख्तस एरिया है। प्राइवेट कैंपिंग में अक्सर लोग जो है उन्हें मालूमात उस तरह से नहीं होती है और वो इन इलाकों का रुख करते हैं और ये अफसोसनाक वाक़या मारूफ गुलकारा के साथ पेश आया। दुआ गो हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों। एक और अपडेट शामिल कर लेते हैं जनाब। लाची कोहाट के नवाही इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस पर हमला और दहशतगर्दों की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर ताहिर नवाज और कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद हुए हैं। इनायत हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से मैं अपडेट करें। इनायत बताइएगा। जी, आज कोहाट की तहसील लाची के नवाही इलाका नजरबांडा में पुलिस
دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سرچ آپریشن کر رہی تھی. اس دوران پہاڑی علاقے میں سرچ آپریشن کر رہی تھی. اس دوران دہشت گردوں نے پولیس پر اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس سے سب انسپکٹر طاہر نواز اور کانسٹیبل محمد علی موقع پر شہید ہو گئے، اور باقی پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے عنایت اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء کے درجات بلند فرمائے. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں آپ سے اجازت لینے کا وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.